वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक पार्लियामेंट। देखिए, आर्टिकल 79 टू 122 डील करते हैं हमारे पार्लियामेंट की क्या पावर्स हैं, क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या कॉम्पोजिशंस हैं, क्या उनकी ऑफिसर्स हैं, क्या उनका ड्यूरेशंस है, देखते हैं। आर्टिकल 79 टू 122 इन पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर, प्रिविलेजेस, पावर्स एक्सेट्रा ऑफ द पार्लियामेंट। हमने अभी डिस्कस करा है कि हमारे जो आर्टिकल क्या है 79 टू 122 किसके बारे में बताते हैं, पार्लियामेंट की क्या पावर्स होती है, क्या प्रिविलेजेस होते हैं, देखते हैं वन बाय वन। अब ये चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम क्या कहते हैं? अपर हाउस भी कहते हैं, परमानेंट हाउस भी कहते हैं, और दैट इज राज्यसभा। हमारे पार्लियामेंट में क्या हो गए? द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल को क्या कहते हैं? हम लोअर हाउस भी कहते हैं, टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं, दैट इज लोकसभा। एंड द प्रेसिडेंट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। The Rajya Sabha is the upper house and the Lok Sabha is the lower house. राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा को हम क्या कहते हैं? लोअर हाउस कहते हैं। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। लोकसभा को हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? परमानेंट हाउस भी कहते हैं। एंड लोकसभा को क्या कहते हैं? टेम्परेरी हाउस कहते हैं। राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। राज्यसभा किसे रिप्रेजेंट करता है? स्टेट को रिप्रेजेंटेट करता है एंड यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है। द लोकसभा रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया। जो हमारा लोकसभा है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? पीपल ऑफ इंडिया। कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस में डील करता है? कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। अगर हम लेमन लैंग्वेज में गए तो राज्यसभा में कौन कौन लोग आते हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आर्टिकल 80 प्रोवाइड दैट द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि दैट इज राज्यसभा शैल कंसिस्ट ऑफ ए 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 12 ऐसे मेंबर्स जो नॉमिनेटेड किसके द्वारा करे गए हो? प्रेसिडेंट के द्वारा, वो मेंबर्स। एंड नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। यहां जो गौर देने वाली बात है, यहां वर्ड लिखा है नॉट मोर देन, यानी कि 238 से ज्यादा मेंबर्स ज्यादा नहीं होंगे। जो हमने बी पॉइंट बोल रखा है, नॉट मोर देन 238, 238 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे स्टेट के एंड यूटी के। जो 238 है रिप्रेजेंटेटिव्स की जो सीट्स है वो क्या है? मैक्सिमम है। करंटली कितने हैं यहां ये बात नहीं करी गई है, कितने मेंबर आगे इन फ्यूचर में होंगे यहां ये बात नहीं करी है, कि इसमें बताया गया मैक्सिमम सीट जो है वो कितनी है मेंबर्स के लिए? 238 रिप्रेजेंटेटिव। एंड 12 क्या हो गए हमारे? नॉमिनेटेड मेंबर्स। The members to be nominated by the president shall consist of person having special knowledge or practical experience in respect of such matter as the following। जो हमारे 12 मेंबर्स हैं, जो हमारे किसने नॉमिनेट करे? प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट करे। उनके पास क्या होनी चाहिए? स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस फील्ड्स में होना चाहिए? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। तो वो पर्सन जो हमारे 12 पर्सन है, जो कौन नॉमिनेट कर सकता है? हमारा प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। उन मेंबर्स के पास क्या होनी चाहिए? स्पेशल नॉलेज हो आर्ट की, लिटरेचर की, साइंस की। तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे किसके पार्ट हो जाएंगे? किसके मेंबर बन सकते हैं? कौन बनाएगा उन्हें? कौन बनाएगा? मेंबर बना सकता है प्रेसिडेंट। किसका मेंबर बना सकता है? राज्यसभा का मेंबर बना सकता है। The allocation of seats in the council of states to be filled by the representative of the states and of the union territory। जो भी हमारी जो राज्यसभा है यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, उनकी जो एलोकेशन होता है सीट्स का, वो कौन रिप्रेजेंटेटिव फिल करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी shall in accordance with the provisions in that behalf contained in the 4th schedule article 80 subclause 3। ऐसे ही वो फिल नहीं हो जाएंगी। देखिए, फिल जो हमारे राज्यसभा की जो सीट्स हैं या कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स की जो सीट्स हैं वो कौन फिल करेगा? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी। जो भी हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, यूनियन टेरिटरी के क्या होंगे? रिप्रेजेंटेटिव होंगे। वो क्या करेंगे? राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सीट को क्या करेंगे? फिल करेंगे। किस अकॉर्डिंग करेंगे? अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन इन दैट बिहाफ कंटेन्ड इन द 4th शेड्यूल। आर्टिकल 80 सबक्लॉज 2 का 4th शेड्यूल में हमारे जो प्रोविजन दिए, उन प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या करी जाएंगी? सीट्स फिल करी जाएंगी काउंसिल ऑफ स्टेट्स की। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं किसके? स्टेट के राज्यसभा में, वो कैसे इलेक्टेड हुए? आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी मेंबर्स हमने इलेक्ट करे थे यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके द्वारा इलेक्ट करे जाएंगे। कौन? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन द
राज्यसभा, यानी कि इलेक्टेड मेंबर के द्वारा जो इलेक्ट किए जाते हैं उन पर वो रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन द राज्यसभा. The election is held in accordance with the system of the proportional representation by means of the single transferable vote article 80 subclause 4. अब ये चीज क्या है, जो भी इलेक्शन होगा, जैसे जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे, किन्हें इलेक्ट करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन राज्यसभा. तो उनका जो इलेक्शन होगा वो कैसा होगा, हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. इस एग्जांपल के थ्रू समझिए. यहाँ क्या होगा, ये मैंने पहले भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिन स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा वो दोबारा समझ लीजिए. हमने प्रेसिडेंट में भी देखा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. हमने वाइस प्रेसिडेंट में ये चीज देखी है. तो यहाँ ये कहने का मतलब है कि यहाँ जैसे हम प्रेफरेंस वाइज वोट देंगे और वो जो ट्रांसफरेबल वोट होंगे, एग्जाम्पल A, B एंड C, 3% किसी भी पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं, तो हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो क्या रखेंगे, अपनी प्रेफरेंस रखेंगे कि पहले नंबर पे मैं चाहता हूं कि A उस पोस्ट को एक्वायर करे, सेकंड में चाहता हूं B एंड थर्ड में चाहता हूं C. अगर फर्स्ट अटेन नहीं कर पाया मेजॉरिटी सभी पर्संस की, सब इलेक्टेड मेंबर की मेजॉरिटी अटेन नहीं कर पाया, तो हमारा वो वोट उसे नहीं जाएगा, फिर हमारा B के लिए काउंट होगा. अंडरस्टैंड? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. The seats are allotted to the states in the Rajya Sabha on the basis of population. जो भी हमारी सीट्स हैं स्टेट्स की अलॉटेड करी गई हैं राज्यसभा में, वो किस बेसिस पे होगी, बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. The representatives of the union territories in the council of state shall be chosen in such manner as parliament may be law prescribed. जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे किसके, यूटी के, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, वो कैसे करे जाएंगे, जैसा भी जो हमारा लॉ प्रिस्क्राइब करा गया है पार्लियामेंट में उस लॉ से. Out of 7 union territories, only 2, Delhi and Puducherry, have representation in Rajya Sabha. All we know that कि हमारी कितनी टेरिटरी है, 7 टेरिटरीज हैं. 7 टेरिटरीज में सिर्फ हमारी 2 ऐसी टेरिटरीज हैं जो हमारी राज्यसभा में क्या है, रिप्रेजेंटेशन है जिनकी. कौन कौन सी टेरिटरी, हमारी दिल्ली एंड पुडुचेरी. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा किस आर्टिकल में गिवन है, आर्टिकल 81 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करा कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा आर्टिकल 80, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 81 यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा. आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट लोकसभा शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग्स. ए, नॉट मोर देन, अब मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि नॉट मोर देन का मतलब क्या होता है, यानी कि मैक्सिमम सीट्स, इससे ज्यादा मेंबर नहीं चूज करे जाएंगे. नॉट मोर देन 530 मेंबर्स are to be chosen from direct election from states. जो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हमारे जो चूज होंगे वो कितने मेंबर्स होंगे, 530 होंगे. नॉट मोर देन 20 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट यूनियन टेरिटरीज. 20 से ज्यादा मेंबर्स नहीं रिप्रेजेंट करेंगे किसे, यूनियन टेरिटरीज को. और जो 2 मेंबर्स हैं, सी पॉइंट, 2 मेंबर्स आर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 331. जो 2 मेंबर्स होंगे वो क्या करे जाएंगे, नॉमिनेट करे जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा. किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 331. देखा जाए तो लोकसभा में कितने मेंबर्स हो गए हमारे, मैक्सिमम 530, 20 एंड 2, यानी कि मैक्सिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए हमारे लोकसभा के, 552. तो नेक्स्ट लाइन यही है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज फिक्स्ड एट 552. यानी कि जो मैक्सिमम मेंबर्स है, यानी कि जो मैक्सिमम मेंबर की स्ट्रेंथ है या मैक्सिमम स्ट्रेंथ कह लीजिए लोकसभा की, वो कितनी होनी चाहिए, 552. The Parliament has enacted the Union Territories Act 1965, by which the members of the Lok Sabha from Union Territories also chosen by direct election. Parliament ने कौन सा हमारा Act 1965 का क्या करा, enact करा, Union Territories Act 1965. उसके बाद से क्या हुआ, जो हमारे members थे लोकसभा के from Union Territories, वो कैसे chosen करेंगे, chosen by direct election. Come to the next slide. Readjustment after each census. आर्टिकल 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमारे हर एक प्रत्येक सेंसस के बाद क्या होना चाहिए, रीएडजस्टमेंट होना चाहिए, बट इट्स नॉट मैंडेटरी. आर्टिकल 82 कहता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस. आर्टिकल 82 प्रोवाइड्स दैट आफ्टर एवरी सेंसस अ रीएडजस्टमेंट इज टू बी मेड. प्रत्येक हमारे सेंसस के बाद क्या होना चाहिए, रीएडजस्टमेंट होना चाहिए. अब ये रीएडजस्टमेंट मैंने कहा कि एक मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या कर दिया गया था, बैन लगा दिया गया है कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ टेन्योर के लिए, कुछ टर्म के लिए. देखते हैं आगे देखते हैं. और रीएडजस्टमेंट किस चीज का कर रहे हैं, पहले वो देखते हैं. एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा टू द स्टेट्स. फर्स्ट पॉइंट ये कहता है जो भी हमारी सीट्स हैं लोकसभा की, उसमें क्या रीएडजस्टमेंट. अब ये सेंसस क्या होता है,
ये अब सेंसस वर्ड आ रहा है, सेंसस को जानते पहले। आपने देखा है कभी आपके घर में आते हैं कोई पर्सन, 2-4 पर्सन आ रहे हैं और पूछते हैं आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, जनगणना वाले। तो ये क्या होता है, सेंसस मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन, कि हमारी कितनी पॉपुलेशन है हमारी, उस चीज का क्या कहते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो क्या होता है, हमारा सेंसस होता है। तो फर्स्ट में क्या कहता है, उसके बेसिस पे क्या करी जाती है, सीट्स को क्या करा जाता है, एलोकेशन करी जाती है कि भैया लोकसभा में कितनी सीट्स होनी चाहिए। जैसे हमारे इलेक्टेड मेंबर्स की सीट्स लोकसभा में कितनी है, देखिए 20 मेंबर्स तो नॉमिनेटेड होते हैं, 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन होते हैं लोकसभा में, एंड 530 क्या होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो जो उनकी सीट्स है, कितनी सीट्स होनी चाहिए, वो किसके बेसिस पे होनी चाहिए, सेंसस के बेसिस में होनी चाहिए। तो सेंसस के हर सेंसस के बाद क्या होना चाहिए, रीएडजस्टमेंट होना चाहिए उनकी सीट्स में। डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू अ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब कितना क्षेत्रफल मिला हुआ है एक इलेक्टेड लीडर के पास, कितना क्षेत्रफल है, कितना एरिया है, उस चीज का क्या करना, रीएडजस्टमेंट करना। Such readjustment shall not affect representation in the house of the people until the dissolution of the existing house. For an example, हमारी लोकसभा क्या सेशन में, तो अब क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, जो लोकसभा का टेन्योर होता है 5 इयर्स होता है, तो उसमें क्या कहा गया, बीच में 2 साल बाद 3 साल बाद क्या करा, सेंसस हुआ, तो उसमें रीएडजस्टमेंट हुई। रीएडजस्टमेंट ये हुई, ये एग्जांपल है, रीएडजस्टमेंट ये हुई कि जो उनकी सीट्स है वो क्या कर दी गई, 630 कर दी गई, फॉर एन एग्जांपल। तो ऐसा नहीं होगा कि भैया जो लोकसभा है तुरंत ही उसमें 630 सीट्स आ गई हैं या ऐसा चीज नहीं, जब तक लोकसभा क्या ना हो, डिसॉल्व ना हो, तब तक वो रीएडजस्टमेंट क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। Parliament has enacted the Delimitation Commission Act in 1952, 1962, 1972 and 2002 for this purpose. पार्लियामेंट ने क्या एनेक्ट करा, डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट, किस किस ईयर में, 1952, 1962, 1972 एंड 2008, किस पर्पस के लिए, हमारे रीएडजस्टमेंट के पर्पस के लिए। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Article 42 Constitution Amendment 1976 froze the allocation of the seats in the Lok Sabha to the states and the division of each state into territorial constituencies till the year 2000 at the 1971 level. जब मैंने कहा यहाँ की जो हमारी रीएडजस्टमेंट हो रही है उसमें क्या है, मैंडेटरी नहीं हो रही है, ये मैंडेटरी क्या, कभी मैंडेटरी नहीं, रीएडजस्टमेंट होनी चाहिए सेंसस के बाद, बट हमारे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने जो 1976 में हुआ था उसमें क्या कहा गया था, जो भी सीट्स हैं लोकसभा के और जो उनकी टेरिटोरियल यानी कि क्षेत्रफल है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उन्हें क्या कर दिया गया, फिरोज कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, कब तक, 2000 ईयर तक। किसमें कहा गया था, 1971 के लेवल पे, मतलब यानी कि 1971 में क्या हुआ, सेंसस हुआ, तो उसे 2001 के लिए क्या कर दिया गया, फ्रोज कर दिया गया था सीट्स का एलोकेशन और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। दिस बैन ऑन रीएडजस्टमेंट वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 25 इयर्स अप टू 2026, यानी कि जो हमारा 1971 का लेवल है जो फ्रोज करा गया था, कब तक के लिए, टिल 2000 के लिए, उससे क्या कर दिया, इस बैन को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया गया। कितने साल एक्सटेंड कर दिया गया, 25 इयर्स एक्सटेंड कर दिया गया। किस चीज को एक्सटेंड कर दिया गया, इस बैन को। बैन क्या है कि सेंसस के बाद क्या ना हो, रीएडजस्टमेंट ना हो। तो कब तक हो गया, 2026 का, और हम किस में अभी 2022 में। बाय द 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 में। अब ये कब हुआ, ये बैन कब एक्सटेंड करा गया था, 84 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में करा गया था, कब हुआ था, 2001 में। The 87 Constitutional Amendment 2003 provided for the delimitation of the constituencies on the basis of 2001 census and not 1991 census. हमारा 87 Constitution Amendment Act 2003 क्या कहता है, जो हमारा delimitation of the constituencies है उसका बेसिस क्या है, उनका बेसिस है 2001 का सेंसस, यानी कि 2001 का जनगणना, ना कि 1991 का सेंसस। Come to the next slide. ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल 83 सब क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आर्टिकल 83 सब क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा, कि राज्यसभा का कितना ड्यूरेशन है। देखते हैं, आर्टिकल 83 सब क्लॉज 1 प्रोवाइड्स दैट द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन बट एज नियरली 1/3 ऑफ द मेंबर्स shall retire on the expiration of the every second year in accordance with the provision made in that behalf by parliament by law। तो देखिए हमने यहाँ जो मैंने जहां स्लो पढ़ा था वहां आपने नोटिस करा हो, तो मैंने क्या पढ़ा, काउंसिल ऑफ स्टेट shall not be subject to dissolution, यानी कि जैसे हमने आपने पहले सुना था राज्यसभा को मैं क्या कहता था, परमानेंट हाउस कहता था। इसलिए कहता था क्योंकि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, उनके 1/3 मेंबर क्या होते हैं, एवरी सेकेंड ईयर रिटायर्ड होते हैं अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन मेड इन दैट बिहाफ बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। इसलिए हम राज्यसभा को क्या कहते हैं, परमानेंट हाउस कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, उसके 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, उनका रिटायरमेंट होता है।
The retiring members are eligible for re-election and renomination any number of times. जो भी रिटायरमेंट, जिनका भी पर्सन का रिटायरमेंट हुआ है, यानी कि रिटायरिंग मेंबर्स, वो किसके लिए एलिजिबल है? री-इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, और रीनोमिनेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितने भी टाइम्स वो क्या कर सकते हैं? रीनोमिनेट हो सकते हैं, री-इलेक्शन कर सकते हैं. The Constitution has not fixed the term of office of the members of Rajya Sabha and left it to be Parliament to decide it by making law. Constitution ने क्या नहीं कर रखा? फिक्स नहीं कर रखा टर्म. किस पर्सन का टर्म नहीं कर रखा? मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी टर्म फिक्स नहीं कर रखा. लेफ्ट इट टू द पार्लियामेंट टू डिसाइड इट बाय मेकिंग इट लॉ. The Parliament in the Representation of the People's Act 1951 provides that the term of office of a members of the Rajya Sabha shall be 6 years. हमारा कभी भी राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता, बट पार्लियामेंट ने क्या कह रखा है? पार्लियामेंट ने एनेक्ट कर रखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, और उसमें क्या कहा गया है? जो टर्म होता है, किसका टर्म होता है? मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का, वो कितना होता है? शैल बी 6 years. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. Duration of Lok Sabha, Article 83, Subclause 2 of the Indian Constitution. Article 83, Subclause 2 provides that the House of the People shall continue for 5 years from the appointed from its first meeting. जो भी उनका फर्स्ट मीटिंग हुई है, उसके बाद से उनका जो टेन्योर होता है, कितना होता है? 5 साल का टेन्योर होता है. किसका? लोकसभा का. बट जो 6 years जो टर्म होता है, वो किसका होता है? मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होता है, ना कि हमारा राज्यसभा का. After expiration of the 5 years, the Lok Sabha shall automatically dissolve. 5 साल के बाद जो उनका 5 years का टेन्योर है, टर्म है, कंप्लीट होने के बाद जो हमारी लोकसभा है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी. लोकसभा कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years बाय द प्रेसिडेंट. जो लोकसभा है, उसका टर्म कितना होता है? 5 years होता है. उससे पहले भी किसी भी समय क्या कर दी जाती है? लोकसभा डिसॉल्व कर सकता है. कौन पर्सन कर सकता है? किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट. ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा इन द नेशनल इमरजेंसी. अब क्या ड्यूरेशन होती है एक लोकसभा की, जब एक क्या होती है? नेशनल इमरजेंसी होती है. While a proclamation of emergency is in operation, the period of 5 years can be extended by Parliament by law for a term for a period not exceeding 1 year at a time. देखिए, अगर कोई भी नेशनल इमरजेंसी की क्या हो गई? घोषणा हो गई, तो उस टाइम पे क्या होता है? जो उनका टेन्योर रहता है, टर्म रहता है, किसका? लोकसभा का 5 years, वो कितने साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है? 1 year के लिए एट अ टाइम क्या कर दिया जाता है? वो एक्सटेंड कर दिया जाता है. And not extending in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate provision to Article 83 Subclause 2. अगर जो नेशनल इमरजेंसी की जो घोषणा है, उसे क्या कर दिया है? सीज कर दिया गया है. तो जो उनका जो टर्म रहता है, उसे कितने टाइम तक एक्सीड कर सकते हैं? सिर्फ 6 महीने तक. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट. आर्टिकल 84. आर्टिकल 84 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि कौन क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, किस पर्सन को, किस मेंबर्स को एक मेंबरशिप लेने के लिए, किसकी? पार्लियामेंट की मेंबरशिप लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती है, उन्हें देखते हैं. आर्टिकल 84 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी चूजन एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. फर्स्ट, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. क्लियर पॉइंट. तब भी मैं आपको बता देता हूं कि जो भी पर्सन अगर मेंबर बनना चाहता है पार्लियामेंट का, तो उसके पास क्या होनी चाहिए? इंडिया की क्या होनी चाहिए? सिटीजन होना चाहिए. वो पर्सन इंडिया का क्या होनी चाहिए? सिटीजन होना चाहिए, यानी कि इंडिया के उस पर क्या होनी चाहिए? नागरिकता होनी चाहिए, सिटीजनशिप होनी चाहिए. He must make and subscribe to be an oath or affirmation before the person authorized by the election commission for this purpose. उस पर्सन जो भी मेंबर है, उसे क्या लेनी पड़ेगी? ओथ लेनी पड़ेगी, अफर्मेशन करना पड़ेगा. कौन पर्सन करवाएगा? जो भी पर्सन क्या होगा, उस उनकी ओथ करवाने के लिए उस पर्सन की ऑथराइज होगा. किसके द्वारा ऑथराइज करा गया होगा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा. किस पर्पस के लिए? ओथ करवाने के लिए. He must be not less than 30 years of age in the case of राज्यसभा. अगर उसे मेंबरशिप एक्वायर करनी है राज्यसभा की, तो उसकी जो उम्र है वो 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए. अगर उसे एक्वायर करनी है मेंबरशिप पार्लियामेंट में, किसकी? लोकसभा की, तो नॉट लेस देन 25 years of age in the case of लोकसभा. फोर्थ पॉइंट, he must possesses other qualification prescribed by the parliament. जो भी पर्सन क्या है, मेंबर बनना चाहता है पार्लियामेंट का, जो अदर उसकी पार्लियामेंट की जो प्रिस्क्राइब करी गई है क्वालिफिकेशन, उसे वो पूरी करनी होगी. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट. आर्टिकल 102 बताता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट के बारे में. आर्टिकल 102 प्रोवाइड्स दैट द पर्सन शैल डिस्क्वालिफाइड or being chosen as and for being a member of either house of the parliament. First point, if he holds any office of profit under the government of India
government of any state other than an office declared by the parliament by law not to disqualify its holder. देखिए अगर कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, किसी भी अन्य ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है, तो वो पर्सन क्या कहला दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। किसमें से? हमारे पार्लियामेंट की मेंबरशिप उससे छीन ली जाएगी, उसकी सीट को क्या कर दिया जाएगा, वैकेट कर दिया जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, कोई भी मैं पर्सन हूं और मैंने कोई पोस्ट एक्वायर कर रखी है, फॉर एन लेमैन एग्जांपल दूं तो मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो मैंने कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट एक्वायर कर रखी है और मैं मेंबर बन गया राज्यसभा का, तो मुझे क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर देखिए मैंने गवर्नमेंट पोस्ट भी नहीं छोड़ी हो और मैं राज्यसभा का मेंबर भी बन गया, तो मुझे क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा राज्यसभा से। बी पॉइंट, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड आल्सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर व्यक्ति जिस पास मेंबरशिप है वो क्या है, अनसाउंड माइंड हो गया, तो उस पर्सन को क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और देखिए यहां ध्यान देने वाली बात है, जो अनसाउंडनेस है वो किसके द्वारा डिक्लेयर करनी चाहिए, डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा जो उसकी अनसाउंडनेस है पर्सन की, वो क्या होनी चाहिए, डिक्लेयर होनी चाहिए। सी, इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अगर वो क्या है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, तो उससे क्या ले ली जाएगी, वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मेंबरशिप उससे पार्लियामेंट की। डी पॉइंट, इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट और इज अंडर ऑफ एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिगनेंस और अदरेंस और टू बी अ फॉरेन स्टेट। फॉर एन एग्जांपल कि मैं राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बना हुआ हूं और मेरे पास, मैंने क्या कहा, फर्स्टली मैंने जब मेंबरशिप ली तो मैंने क्या, मैं सिटीजन ऑफ इंडिया था, मेरे पास इंडिया की क्या थी, सिटीजनशिप थी, नागरिकता थी, और मैंने क्या करा, फिर मैंने फॉरेन की वॉलंटरी यानी अपनी इच्छा से मैंने क्या करा, किसी यूएस की सिटीजनशिप ले ली, तो मुझे क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ यही पॉइंट लिखा है कि जो पर्सन सिटीजन नहीं है इंडिया का, या उसने आफ्टर भैया मेंबरशिप ले ली, उसके बाद उसने अपने क्या कर दिया, वॉलंटरी एक्वायर कर ली फॉरेन स्टेट की क्या सिटीजनशिप, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ई पॉइंट, इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, कोई भी पार्लियामेंट के जो लॉ है उसे डिस्क्वालीफाइड करता है वो पर्सन, तो वो क्या कहलाएगा, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा एज अ मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। A person shall be disqualified for being a member of either houses of the parliament if he is so disqualified under the 10th schedule article 102 subclause 2। अगर कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाइड करता है, कौन से प्रोविजन, जो हमारे 10th शेड्यूल के प्रोविजंस दिए उन्हें डिस्क्वालीफाइड करता है, जो किस आर्टिकल में गिवन है, आर्टिकल 102 सबक्लॉज 2 में गिवन है, तो वो पर्सन क्या कर देगा, वो डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा उसे एज अ मेंबर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? आपको मैंने कई बार बता रखा है, कोई भी ऐसे प्रॉफिट को होल्ड करता है जिसमें क्या हो, प्रॉफिट मिल रहा हो उस पर्सन को, तो वो पर्सन क्या कर जाएगा, डिस्क्वालीफाइड कर देगा एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। द एक्सप्रेशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है हमारा, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। कोर्ट हैव लेट डाउन सर्टेन टेस्ट्स टू डिटरमाइन व्हिच ऑफिस इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो कोर्ट ने क्या करा, डिटरमाइन करे कुछ टेस्ट कि कौन सा ऑफिस क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। The office of profit means an office to which some benefit is derived or might reasonably be expressed to be made by the holder of the office। देखिए ऐसे ऑफिस जिससे क्या मिल रहा है, उस पर्सन को, उस ऑफिस होल्डर को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ऐसे ऑफिस को क्या कहा जाता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। देखिए होपफुली आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्वालीफाइड अंडर द 10th शेड्यूल, जो हमारे प्रोविजंस हैं 10th शेड्यूल में, आर्टिकल 102 में, सब क्लॉज 2 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं 10th शेड्यूल में, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। अभी तक के टॉपिक्स समझ आए हो, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो, तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच।